Okay, class. Good afternoon, class. Now you can mention your attendance with your concerned sections in your chat box. ओके क्लास, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में क्या डिफरेंस है, इन कंपनीज में ऑडिट का प्रोसेस क्या है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने स्टार्टिंग में लास्ट लेक्चर में डिस्कस करी थी। आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि एक कंपनी का ऑडिटर किस तरह से अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, तो उसका और उसका डिस्क्वालिफिकेशन यानी उसकी क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए फॉर बीइंग कंपनीज ऑडिटर। जो कि कंपनी सेक्रेटरीज जो होते हैं वो उनमें रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको पता होना चाहिए। आप बताओगे कि हमारी कंपनी का कौन ऑडिटिंग देख रहा है, कौन इंटरनल ऑडिटर है, ठीक है, कहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन कराया है, सारी चीजें आपके डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। तो बेसिकली जो ऑडिटर इन्हीं सब चीजों को चेक करता है, तो हम लोग पहले ये देखेंगे कि क्या क्वालिफिकेशन एक ऑडिटर की होनी चाहिए, या क्या एलिजिबिलिटी हम लोग कह सकते हैं, एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, और कौन कौन सी ऐसे ग्राउंड्स हैं जिस पर एक ऑडिटर का डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। फाइन, तो आज हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं और अपॉइंटमेंट के कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू। ओके, तो सबसे पहले एक कंपनी का ऑडिटर कौन होता है? It is a person or an individual appointed for preparing an independent audit report of the company. Independent word इसलिए अटैच किया जाता है जब भी इवन हम लोग आगे रिपोर्ट्स भी पढ़ेंगे कि कैसे रिपोर्ट को प्रिपेयर करते हैं, और उसी से रिलेटेड क्लास आपको एक असाइनमेंट भी देंगे रिपोर्ट प्रिपरेशन से रिलेटेड ही। तो बेसिकली इंडिपेंडेंट वर्ड इसलिए ऐड होता है, मीन्स कि जो ऑडिटर है उसमें बिना किसी बायसनेस के, बिना किसी इन्फ्लुएंस के या मैनिपुलेशन के उसने जो भी रिपोर्ट अपनी जो बनाई है, रिपोर्ट ड्रॉ करी है, ड्राफ्ट करी है, वो इंडिपेंडेंट ही करी है। तो ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन होता है इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट, उसके हेड पे सबसे ऊपर लिखा रहता है। और दे कैन बी ईदर अपॉइंटेड बाय द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और कौन अपॉइंट कर सकता है एक ऑडिटर को? जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। और जब हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग करते हैं, ये सब चीजें करते हैं, तब हमको बताना पड़ता है कि हमारी कंपनी का कौन ऑडिट करेगा, ये कौन ऑडिटर है, कौन इंटरनली ऑडिट देखेगा हमारे, कौन चार्टेड अकाउंटेंट है, कौन सीएस है हमारी कंपनी का। ये सारी चीजें हमें पहले बतानी पड़ती है। सेकंड है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू कौन करता है, जिसे हम लोग बोलते हैं कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल। आप लोग गूगल करिएगा, आपको पता चलेगा कि करंट टाइम में हमारे कैग के कौन है, या हेड बोल सकते हैं, हमारे उनको कैग ही बोलते हैं, क्योंकि कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल कौन है हमारे अभी करंट टाइम में, तो आप गूगल कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली बात करी जा रही है कि कंपनी या तो कंपनी खुद अपॉइंट करे, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंटमेंट हो रहा है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की एक बॉडी है जो जिसका काम क्या होता है, जो ये कैग है, कैग का पर्पस बनाने का ये है कि जितनी भी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस है, पहले तो ऐसा होता था कि स्कैनिंग होती ही नहीं थी। आप अपनी कंपनी रन करा रहे हो, आपकी कंपनी रन कर रहे हो, और आपने अपने प्रॉफिट्स और सारी चीज जो आप बता रहे हो वही सही मान ली जाती है। फिर क्या हुआ, जब बहुत सारे फ्रॉड्स होने लगे, फॉरेन कंपनी से हम लोगों के बिजनेसेस होने लगे, तो बहुत सारे फ्रॉड होने लगे। क्योंकि होता क्या था कि थ्रू शिप, वाया शिप, या हमारा जो प्रोडक्ट्स होते थे वो एक कहा जाए ग्लोबली एक कंट्री से दूसरी कंट्री डिलीवर होते थे। अब इस डिलीवरी में इतना टाइम लग जाता था कि आपका प्रोडक्ट पहुंचा और आपको पेमेंट रिसीव हो रही है। तो ऐसे सब केसेस में कई बार पाया गया कि कंपनीज फेक हैं, जिन्होंने ऑर्डर मंगाया वो कोई कंपनी थी ही नहीं। तो इस तरह के बहुत सारे केसेस आने लगे। तो फिर ये बोला गया कि भाई ऐसे कैसे काम चलेगा, अभी तो हम लोगों को इसके लिए कुछ करना ही पड़ेगा। अच्छा, इसी के बिहाफ पे अब बहुत सारे और भी टर्म्स यूज होते हैं, जिसमें जिसमें हम लोग बैंक गारंटी बोलते हैं। इस तरह की गारंटी वाली चीजें भी, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये सब भी यूज होती हैं, जो इसी में हेल्प करती हैं ताकि फ्रॉड कम से कम हो और लोगों को कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन हो कि उनका पेमेंट उनको रिसीव हो ही जाएगा, उनका प्रोडक्ट अप टू द मार्क होगा, क्वालिटी के अकॉर्डिंग होगा। क्योंकि दोनों चीजें होती है ना, कई बार आपने
माल ही ठीक नहीं भेजा, आपने कुछ प्रोडक्ट्स तो अच्छे भेजे, बाकी आपने जो आपके बॉक्सेस थे वो खाली थे और आपने पेमेंट रिसीव कर लिया, तो दोनों तरफ से फ्रॉड्स होते थे, कभी पेमेंट रिसीव नहीं होता था, कभी प्रोडक्ट्स अप टू द मार्क नहीं पहुंचते। वेल, तो बेसिकली इन सब चीजों को हैंडल करने के लिए ऑडिटर की नीड बढ़ गई कि भाई एक ऑडिटर एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जो उस कंपनी के सारे अकाउंट्स को ऑडिट करेगा। इसीलिए जब कंपनीज एक्ट बना, तो कंपनीज एक्ट पहले बना 1956, ठीक। तो 1956 में ये टर्म डाला गया कि भाई एक ऑडिटर होना चाहिए और जो कंपनी की सारी डिटेल्स बताएगा और उसका सर्टिफिकेशन जो होगा उससे हम ये कंफर्म कर पाएंगे कि भाई ये कंपनी प्रॉपरली रन कर रही है, इस कंपनी में प्रॉफिट्स अर्न हो रहे हैं और सारी चीजें इस तरीके से चल रही है। तो बेसिकली कहीं ना कहीं एक दूसरी कंपनी पर रिलाई करने के लिए, ट्रस्ट करने के लिए हमें ऐसे सर्टिफिकेट से ज्यादा हेल्प हो जाती है। तो यहाँ पर अब तो ये तो बात हो गई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस और बाकी सबकी। फिर भी प्रॉब्लम आई क्योंकि बहुत सारी गवर्नमेंट की भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनकी ऑडिटिंग होती ही नहीं थी। अब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी बहुत सारे मैनिपुलेशंस होते हैं, फ्रॉड्स होते हैं। जैसे हम लोगों ने जैसे कैग के थ्रू ही निकल के आया, जैसे 2G स्पेक्ट्रम का मामला निकल के आया, स्पेक्ट्रम जिसमें जो वेवलेंथ्स होती हैं जिनके थ्रू हम लोग इंटरनेट या वायरलेस कनेक्टिविटी होती है वेवलेंथ्स के थ्रू, तो इन वेवलेंथ्स को स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो इनकी भी बिडिंग होती है, इनकी बोली लगती है और टेंडर्स निकाले जाते हैं, तो इनमें भी काफी सारा फ्रॉड आया। फिर उसके बाद कोल माइंस के ऊपर भी काफी सारे फ्रॉड आए। तो ये जिसमें कोलगेट नाम से आपने सुना होगा। तो ये जो इस तरह की एक्टिविटीज हुई, इनसे बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं लोगों का ट्रस्ट गया। जो इंडियन मशीनरी थी, जो गवर्नमेंट की मशीनरीज थी, उनमें ट्रस्ट जा रहा है कि भाई इसका मतलब आप तो बहुत ज्यादा फ्रॉड कर रहे हैं। आप आपकी मशीनरी में जो लोग बैठे हुए हैं, जो आपके इस तरह के सिनारियों में जो हायरार्की में लोग बैठे हुए हैं, वो फ्रॉड कर रहे हैं, अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन से फ्रॉड कर रहे हैं, ठीक। तो फिर ऐसी चीजों को कैसे चेक किया जाएगा, कैसे हैंडल किया जाएगा? फिर एक गवर्नमेंट की ही एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसे बोलते हैं कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ठीक। इसमें जो गवर्नमेंट के रिटायर्ड ऑफिसर्स होते हैं वो इसको गवर्न करते हैं। तो बेसिकली जो कैग है, इसका पर्पज ही यही था कि जितनी भी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनकी ऑडिटिंग करने, ठीक। तो कम जितने भी ऑडिटर्स होते हैं वो कंपनीज एक्ट और चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट, कंपनी अभी करंट में चल रहा है कंपनीज एक्ट 2013। तो ये याद रखिएगा कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर जो सेक्शंस है उसके अंदर कंपनी का ऑडिटर मेंशन है और वैसे ही उसका रिक्रूटमेंट या अपॉइंटमेंट होना चाहिए। सेम दिया हुआ है चार्टेड अकाउंटेंट एक्ट 1949। एक चार्टेड अकाउंटेंट को चार्टेड अकाउंटेंट क्यों बोला जाएगा, कब बोला जाएगा, कौन से सर्टिफिकेट्स होंगे कि क्योंकि हर चार्टेड अकाउंटेंट ऑडिटिंग नहीं करता है। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि वो चार्टेड अकाउंटेंट है तो क्या उसके पास एक स्पेसिफाइड सर्टिफिकेट है या नहीं है। तो बेसिकली दो एक्ट होते हैं जो इसमें काम कर रहे होते हैं। पहला कंपनी, क्योंकि एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन है, वो भले ही पार्टनरशिप हो, कॉर्पोरेट हो, कुछ भी हो, तो आपका रजिस्ट्रेशन होगा। तो कंपनीज एक्ट 2013 में अगर हम कंपनी के ऑडिटर की बात करें, दूसरी चीज चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949, फाइन। तो ये दो एक्ट है जो इसमें एप्लीकेबल हो रहे हैं। तो ये तो बात हो गई कंपनी के ऑडिटर की। फिर नेक्स्ट आते हैं, हम लोग बात कर रहे हैं क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी कह सकते हैं किसी भी कंपनी ऑडिटर की, यानी एक कंपनी के ऑडिटर की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पर दो पॉइंट्स है। फर्स्ट है चार्टर्ड अकाउंटेंट, मतलब ये किसी भी ऑडिटर के लिए ये मस्ट है, जो साइनिंग अथॉरिटी है वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होना ही चाहिए। अब कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर सेक्शन 141 सब सेक्शन 1, कंपनीज एक्ट 2013 अकॉर्डिंग टू सेक्शन 141 सब सेक्शन 1। हाँ क्लास, ये तो आपको पता ही होगा कि जो एक्ट होते हैं
वो एक्ट क्या होता है, चैप्टर्स में, अगर बहुत ज्यादा बड़ा एक्ट होता है तो सबसे पहले पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट्स, फिर उसके बाद क्या होता है, चैप्टर्स में डिवाइड होते हैं, 1 2 3 4 5 6 से चैप्टर्स में डिवाइड होते हैं। चैप्टर्स के बाद क्या होता है, सेक्शंस में डिवाइड होते हैं। ठीक है, ये अलग अलग सेक्शंस होते हैं, तो ये वही सेक्शन है। सेक्शन के बाद आता है सब सेक्शंस, उसके बाद सब सेक्शन होते हैं, वो 1 2 में भी हो सकते हैं, ABC स्मॉल में भी हो सकते हैं, और सेक्शन सब सेक्शन, इसके बाद आते हैं क्लॉजेस। ठीक है, तो इन्हें क्लॉजेज में भी डिवाइड कर दिया जाता है। और इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं कभी, क्योंकि लॉ में एक चीज होती है, लॉ में कोई भी चीज हटाई नहीं जाती, अमेंड करी जाती, या तो पूरा का पूरा एक्ट चेंज हो जाएगा। अदर देन दैट, अगर क्योंकि लॉ में जब भी अमेंडमेंट होते हैं तो कोई केसेस ऐसे होते हैं, ऐसे कोई केसेस होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट का जजमेंट आता है, जिसके बिहाफ पे एक्ट को अमेंड किया जाता है, एक्ट में चेंजेस किए जाते हैं। ठीक है, या अपडेशन आप कह सकते हो, क्योंकि हम लोग एक्ट का वर्ड यूज कर रहे हैं, तो एक्ट में वर्ड यूज होता है अमेंडमेंट। ठीक है, अमेंड किया जाता है, तो फाइन। तो होता क्या है, जैसे मान लीजिए 141 सेक्शन चल रहा था, अब अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 13 में कुछ और नया कुछ केस आ गया, जिसकी वजह से उन्होंने बोला कि भाई ये भी ऐड करना पड़ेगा, तो हम ऐड कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू वन सेक्शन 141 सब सेक्शन 1 सब सेक्शन 2, इस तरह से हम ऐड करते जाते हैं, क्योंकि 141 तो बन ही गया है, 142 है उसके बाद, उसमें ऐड नहीं करना है। और सेम इसी के साथ अगर बहुत सारी चीजें, जैसे अभी करंट टाइम में टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी जल्दी अपग्रेड हो रही है, सोशल मीडिया का इम्पैक्ट बहुत जल्दी हो रहा है, तो इनमें बहुत जल्दी जल्दी अपडेशन हो रहे हैं, इसलिए। और इसके बाद कोई चीज अगर ऐड करनी होती है तो उसे रूल बुक मान लेते हैं, तो रूल्स में ऐड कर दिया जाता है, फाइन क्लास। तो इस तरीके से एक्ट को कन्फाइन किया गया है। नेक्स्ट, तो सबसे पहला पॉइंट है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 141 सब सेक्शन 1 कंपनीज एक्ट 2013 के तहत वो एक चार्टेड अकाउंटेंट होना चाहिए। ठीक, फिर उसी के फर्स्ट पार्ट में ही ये भी बात बोली गई है कि चार्टेड अकाउंटेंट फर्म भी हो सकती है वेयर ऑल पार्टनर्स आर प्रैक्टिसिंग इन इंडिया इज ऑल्सो क्वालिफाइड फॉर बीइंग अ कंपनीज ऑडिटर। यानी कई बार आप हो सकता हो कि आप इंडिविजुअल हो सकता हो आपकी पार्टनरशिप, यानी दो, आपने देखा होगा ना, एसोसिएशंस बना लेते हैं, मिस्टर एक्स एंड वाई, ठीक है, ऐसे करके उन्होंने एसोसिएशंस बना लिए हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता है, आप पार्टनरशिप फर्म भी बना सकते हो, दो लोगों ने, दो चार्टर्ड अकाउंटेंट मिलकर अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं ऑडिटिंग फर्म के लिए। लेकिन दोनों के पास ही या जो भी ऑडिटिंग कर रहा है उसके पास एक ऑडिटिंग सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो बेसिकली ये हम लोगों ने यहाँ पे बात करी। फिर सेकंड पॉइंट है इसका, confined state auditor, the certificate holder issued by the law entitled him to act as a company's auditor in India holds the right to become an auditor of a company. Second point, first chartered accountant होना चाहिए, second उनके पास एक सर्टिफिकेशन होना चाहिए कि वो एक एज अ ऑडिटर इंडिया में वर्क कर सकते हैं। तो ये दो पॉइंट है क्वालिफिकेशन के, पहला चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, सेकंड दिया हुआ है कन्फाइंड एक स्टेट ऑडिटर के लिए उनके पास एक ऑडिटिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए। नहीं तो इंडिया में, इंडिया के लिए, मतलब इंडिया के लिए इंडिया वाला सर्टिफिकेट ही वैलिड माना जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग बात कर लेते हैं, so these are all the qualification for being a company's auditor. Now we discuss ki what are the disqualification terms of an auditor. तो ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, आपको जो लग रहा होगा कि भाई ये पॉइंट्स हैं जिसपे डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। और अगर हम लोग बात कर रहे हैं किसी भी ऑडिटर के डिस्क्वालिफिकेशन की, तो जो हम लोगों ने इसमें बात करी थी, यहाँ पर आप सेक्शन देख रहे थे ना, यहाँ पे सेक्शन 141 सबसेक्शन 1 था, और जब हम लोग डिस्क्वालिफिकेशन में आएंगे तो डिस्क्वालिफिकेशन का सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 है। ठीक है, क्वालिफिकेशन का 1 है सबसेक्शन, और डिस्क्वालिफिकेशन का सबसेक्शन 3 है। आगे आपको जब नोट्स देंगे पीडीएफ नोट्स, उसमें ये सेक्शंस भी मेंशन है, तो अभी ये पीपीटी में यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो आप बस याद रखिएगा, बाकी नोट्स में आपको मिल जाएंगे।
तो अंडर कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 141 सब सेक्शन 3 डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कंपनी ऑडिटर। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, फटाफट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट है, यहाँ पे बात करी जा रही है कि अगर कोई कॉर्पोरेट बॉडी है, ठीक, यानी कोई कॉर्पोरेशन है, कोई इंस्टीट्यूशन है, तो वो उसको एक चार्टर्ड मतलब ऐसी किसी ऑर्गेनाइजेशन को, ऐसी किसी कॉर्पोरेट बॉडी को हम डिस्क्वालीफाई करेंगे। फाइन, यानी आप पार्टनर्स हो सकते हैं, आप या तो इंडिविजुअली आप चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म अपने रन करा रहे हो और आप एज एन ऑडिटर का सर्टिफिकेट आपको मिला, आप एज एन इंडिविजुअल काम कर रहे हो, बीइंग एज अ प्रोफेशन आपका, ठीक है। ये सेकंड हो सकता है कि आपने लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन कराया, लिमिटेड लाइबिलिटी एलएलपीज जिनको बोलते हैं। तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म में आपने 2 पार्टनर्स मिलके या 3 या 4 पार्टनर्स मिलके आप लोगों ने एक ऑडिटिंग फर्म चला रहे हो, वो एलिजिबल है। बट अगर उसके अलावा आपने किसी और कॉर्पोरेट बॉडी में अपना, जैसे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं, एसोसिएशन होती हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इनमें आपका कोई रजिस्ट्रेशन है, देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर बीइंग अ कंपनी ऑडिटर। फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है। तो ये याद रखने वाली चीज है कि एलएलपीज के अलावा अगर आप, एलएलपीज का भी एक्ट होता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, ठीक है। जैसे कंपनीज एक्ट 2013 है, वैसे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन भी आप कराओगे तो एलएलपी का रजिस्ट्रेशन आपका एलएलपी एक्ट 2008 के अंदर ही होगा। तो अगर उसमें रजिस्ट्रेशन है तो आपको कॉर्पोरेट बॉडी नहीं माना जाएगा और आप एलिजिबल हैं। देन उसके बाद है, आप किसी और कंपनी के एम्प्लॉय हैं, किसी और कंपनी के ऑफिसर एज अ काम कर रहे हैं, हाँ, मैनेजर एज अ काम कर रहे हैं, किसी भी कंपनी में आप काम कर रहे हो, देन यू आर ऑल्सो डिस्क्वालिफाइड एज अ कंपनी ऑडिटर, ठीक है। नेक्स्ट है, a person who is partner or who is in the employment of an officer or employee of the company, यानी हम पार्टनर है उस पर्सन के जो किसी दूसरी कंपनी में जॉब कर रहा है, ठीक है, या किसी दूसरी कंपनी का पार्ट है। या मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि हमने अपने फ्रेंड के साथ पार्टनरशिप में एक बिजनेस कर रखा है, हमने अपने कोई भी पार्टनर किसी भी एंड से हम बने हुए हैं, और जो मेरा फ्रेंड है वो क्या कर रहा है, किसी दूसरी कंपनी में एज अ सैलरीड पर्सन काम कर रहा है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, एलिजिबिलिटी हमारी कैंसिल हो जाएगी, यानी हम क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे। इवन अगर जैसे अगर हम पेपर सबमिट भी कर देते हैं कि जब हम क्वालिफिकेशन के टाइम में हमने पेपर सबमिट कर दिया कि भाई हम क्वालिफाइड है, बाद में भी अगर ऐसा पाया जाता है, ऐसा निकल के आता है, तो हमारे पास पेनल्टी भी लग सकती है, ठीक है। तो ये भी बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि हमें किसी और कंपनी के पर्सन से, एम्प्लॉय से भी हमारा कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। फाइन। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वाला पॉइंट है कि इफ एनी पर्सन हु और हिज रिलेटिव और पार्टनर, यहाँ पर बात करी जा रही है, अगर हम लोग इसको कैटेगराइज कर लें, होल्डिंग यानी सिक्योरिटी इंटरेस्ट, यानी आप मान लीजिए या तो आप खुद या तो आप किसी ऐसे पर्सन के पार्टनर हैं जिसने सेम कंपनी में जिसमें हम ऑडिटिंग कर रहे हैं उसमें शेयर्स ले रखे हैं, हाँ, आपने डिबेंचर्स ले रखे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रखा है किसी कंपनी में, या तो हम उस कंपनी से हमें सैलरी मिली या हमने उसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं हम कुछ अपना इंटरेस्ट होल्ड करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में। तो अगर हम ऐसा कोई इंटरेस्ट हमारा होल्ड है उस अदर ऑर्गेनाइजेशन में, तब भी हम क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे। इवन कोई रिलेटिव है जो ऐसी किसी कंपनी में है और सिक्योरिटीज होल्ड करता है या कोई इसका पर्सनल इंटरेस्ट है इस तरह की एक्टिविटीज में, तब भी डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है, ठीक है। और रिलेटिव के केस में बस इतना सा देखा जाता है कि जो अगर मतलब दूर के रिलेटिव्स हैं या ऐसे भी हैं, तब उस केस में ये देखा जाता है कि भाई रिलेटिव है, हमसे उनका कोई लेना देना नहीं है, स्टिल क्योंकि वो मेरे रिलेटिव हैं तो हमें इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, हमें मैनिपुलेट कर सकते हैं या हम उनके बिहाफ पे बायस हो सकते हैं। तो वहां पर ये जरूर देखा जाता है कि जो उनकी इन्वेस्टमेंट है वो
कितना है। तो अगर 1 लाख से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट होता है तब ये केस देखा जाता है रिलेटिव्स के केस में। ठीक है, कि अगर उनकी जो फेस जो वैल्यू आ रही है उनके इन्वेस्टमेंट की तो एक्सीड ₹1 लाख, तब ये वाली कंडीशन देखी जाती है। अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि कोई हमारा रिलेटिव है दूसरी किसी कंपनी में जिसके अकाउंट्स ऑडिटेड हो रहे हैं ऐसा कुछ, या फ्यूचर में हो सकते हैं, तो रिलेटिव के केस में देखा जाता है। ओके, फिर इसी में हम लोग बोल सकते हैं, ये तो पहली चीज हो गई, इसी में ही बात कर सकते हैं। अगर कोई कंपनी या उसकी सब्सिडरी कंपनी और हमारी उसमें कुछ होल्डिंग्स हैं, यानी हमारा उसमें कुछ पहले से इन्वेस्टमेंट है, तब भी ठीक है, नया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमारे रिलेटिव ने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, या हम पहले से किसी कंपनी के में हम सब्सिडरी उस सेम कंपनी या सब्सिडरी कंपनी में हम पहले से उसके एसेट्स हम होल्ड करके रखते हैं, या एसेट्स हमारे पास हैं, या हमारा एसेट्स में इन्वेस्टमेंट है, तब भी हमारा डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है जानना कि अगर हमारा कोई भी रिलेशन है किसी भी कंपनी से, एक ऑडिटर का, फिर इसी में ही एक बात बोली जाती है, अगर हमने एज अ गारंटर और एज अ सिक्योरिटी किसी पर्सन की ले रखी है जो उस पर्टिकुलर कंपनी या दूसरी कंपनीज के शेयर्स ले रहा है, या उसका एम्प्लॉई है, या उसका डायरेक्टर है, या वो मेरा रिलेटिव हो रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऐसे किसी केस में भी हमारी एलिजिबिलिटी कैंसिल हो जाएगी, यानी हम डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे एज अ कंपनी ऑडिटर। मतलब बेसिकली अगर हम लोग एक ब्रॉडर वे में देखें तो हम हो या हमारा कोई रिलेटिव हो, अगर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के कनेक्शन में है, या तो उसकी इन्वेस्टमेंट हो उसका 1 लाख से ज्यादा का उसका, तो वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। और अगर दूसरी चीज है, हमारा या उस पर्सन का कुछ होल्डिंग्स हैं, कुछ एसेट्स हैं उस पर्टिकुलर कंपनी में, तो हमारा डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा बीइंग एज अ कंपनीज ऑडिटर। फिर नेक्स्ट हम लोग पॉइंट है पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन की बात करी जा रही है यहाँ पर। अगर हम उस जो भी कंपनी है उससे डायरेक्टली किसी भी रिलेशनशिप में है, किसी कोई भी हमारा बिजनेस रिलेशनशिप है, या उसकी या किसी सिस्टर कंसर्न यानी और किसी ब्रांच से हो, उस कंपनी से हमारा कोई रिलेशन हो, या उस कंपनी के जो एसोसिएशन है उससे हमारा कोई रिलेशन हो, डायरेक्टर से कोई रिलेशन हो, या हमारे कोई रिलेटिव है उनका कोई रिलेशन हो रहा है, तब भी ये देखा जाएगा। बस रिलेटिव्स के केस में अमाउंट देखा जाता है, और अगर हम इंडिविजुअली अपनी बात करें तो यहाँ पर ये देखा जाएगा कि डायरेक्टली हमारा कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, नहीं तो क्या होगा, हमारा जो बिजनेस जो हमारा कंपनीज का ऑडिटर का जो एलिजिबिलिटी है वो हमारी कैंसिल हो जाएगी। इसके अलावा कुछ और अगर हम लोग एग्जाम्पल्स की बात कर लें यहाँ पर, ठीक है, तो एग्जाम्पल्स में हम लोग मान सकते हैं कि जैसे कोई डायरेक्टर हो किसी ऑर्गेनाइजेशन का, हाँ, और उस डायरेक्टर से आप रिलेशन में हो, या आप उनके थिंक टैंक हो, या ऐसा कुछ हो, तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो, क्योंकि फिर क्या होता है, मैनिपुलेशन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो तो डायरेक्टर है, वो आपको इन्फ्लुएंस करेंगे कि नहीं ये ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है, ऐसा वैसा। तो ऐसा कोई केस नहीं होना पाए, और जो ऑडिटर की रिपोर्ट है वो इंडिपेंडेंट ही रहे, इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि ऐसा कुछ ना हो। इवन अगर हम उस ऑर्गेनाइजेशन के कस्टमर हैं, तब भी ये देखा जाएगा कि आप कितना मतलब कस्टमर का भी एक ही है ना, कि अगर आप कुछ थोड़ा बहुत सामान परचेज करते हो इट्स ओके, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप एक रेगुलर कस्टमर हो, लॉयल कस्टमर हो, तब भी, क्योंकि होता क्या है कि हम उस ऑर्गेनाइजेशन के कस्टमर हैं, उन्हें अगर पता चला कि हम अकाउंट्स ऑडिटेड कर रहे हैं, ऑडिट कर रहे हैं अकाउंट्स इन्हीं कंपनी के, तो ऑब्वियसली हमें डिस्काउंट देंगे, हमें बेनिफिट्स देंगे, या इस तरह की एक्टिविटीज करेंगे जिसकी वजह से क्या होगा, हम बायस्ड हो सकते हैं। तो फिर इस तरह की भी चीजें चेक करी जाती हैं, अगर ऐसा कुछ भी पाया जा रहा है तो वो भी गलत होता है बाय लॉ, ये सब चीजें गलत हैं। या ये भी चेक किया जाता है कभी, अगर कभी हम फुल टाइम एम्प्लॉय रहे हो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के, तब भी ऐसा करना मुश्किल हो जाता है और हम डिस्क्वालिफाइड हो सकते हैं। तो आप ये ध्यान रखिए कि बेसिकली
कोई भी पर्सन जो एक ऑडिटर, कंपनी ऑडिटर की एलिजिबिलिटी रखता है, उसको ये बहुत ध्यान रखना है कि उसे किसी भी एंड से, किसी भी तरीके से इस पर्टिकुलर, किसी और पर्टिकुलर कंपनी से कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, ना पास्ट में ना फ्यूचर में। बिकॉज अगर ऐसा कुछ होगा तो कहीं ना कहीं गलत माना जाएगा। इसीलिए कई बार आप सुनते हैं ना, बहुत सारे जो टॉप लेवल के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, फिर उन्हें जॉब छोड़नी पड़ जाती है। ठीक है, वो अगर कुछ ऐसा बायसनेस करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, तो फिर क्या करते हैं, उन्हें रिजाइन करना पड़ जाता है कि भाई गलत हो जाएगा ये। ओके, तो दीज आर ऑल द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ कंपनी ऑडिटर। नेक्स्ट फिर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे अपॉइंटमेंट। ओके, तो जैसा कि हम लोगों ने बात करी थी कि किसी भी कंपनी के ऑडिटर का अपॉइंटमेंट किस तरीके से हो सकता है, तो बाय शेयर होल्डर्स, यानी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके थ्रू अपॉइंटमेंट हो सकता है। बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, हम लोगों ने ऊपर बात करी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू हो सकता है। बाय बाय कंट्रोलर और जनरल ऑफ इंडिया, उनके थ्रू हो सकता है, या फिर बोर्ड मेंबर्स जो होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के, उनके थ्रू अपॉइंटमेंट हो सकता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं शेयर होल्डर के अपॉइंटमेंट की, तो जैसा कि हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि एक एनुअल जर्नल मीटिंग होती है, कंपलसरी एनुअल जर्नल मीटिंग होती है एक, और हर ऑर्गेनाइजेशन की, और ये पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के लिए कंपलसरी होती है, सभी के लिए कंपलसरी होती है, करनी ही चाहिए, क्योंकि इसी एनुअल जर्नल मीटिंग में आप अपने जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं उन लोगों को आप बताते हो कि हम एक किस पर्सन का अपॉइंटमेंट करने जा रहे हैं एज एन ऑडिटर। ठीक है, और फिर हमें क्या करना होता है, उस ऑडिटर को हम इंटीमेट करते हैं, एक लेटर उनको प्रोवाइड कराते हैं कि भाई हम आपको एज एन ऑडिटर अपॉइंट करना चाहते हैं। और दोनों ही चीज होते हैं, टेन्योर होता है 3 साल का, आप उसको बढ़ा भी सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे बात करी जा रही है, हो सकता है आपका रीअपॉइंटमेंट किया जा रहा हो ऑडिटर का, तो भी हमें एनुअल जर्नल मीटिंग में सबसे डिस्कस करना पड़ेगा। और अगर फ्रेश अपॉइंटमेंट हो रहा है तब भी। ठीक है, तो जैसे ही आप एनुअल जर्नल मीटिंग करते हो, आप एक लेटर उनको भेजते हो, और जब आप ऑडिटर को लेटर भेजते हो, उसके बाद ऑडिटर अपना इंटीमेशन देता है कि हाँ, एक्सेप्टेंस भेजता है कि हम एक्सेप्ट करते हैं आपकी कंपनी के ऑडिटर बनने के लिए, या उसका रिजेक्शन जो भी हो, उसका रिप्लाई अगर वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, मना करता है, तब भी 30 डेज के अंदर आपको ये क्लियर करना होता है कि कौन ऑडिटर है, कौन ऑडिटर नहीं है, उसका अपॉइंटमेंट, उसका डिनायल या एक्सेप्टेंस जो भी है वो आपको बताना पड़ता है। और अगर वो डिनाई कर देता है तो आप फर्दर दूसरा जो जिस दिन डिनाई करता है उसके फिर 30 डेज का टाइम दिया जाता है, 1 महीने का टाइम दिया जाता है। इन केस में 2 महीने का भी टाइम होता है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में चला जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगेन 30 डेज का टाइम लेके चलती है। ठीक, तो ये इस तरीके से होता है। तो ये यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं शेयर होल्डर्स की, तो यहाँ पर शेयर होल्डर्स का ये प्रोसेस है। फिर आ जाते हैं हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरह से करती है। तो यहाँ पर भी वही है, अगर मान लीजिए कोई भी शेयर होल्डर्स फेल हो जाते हैं, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेल हो जाते हैं किसी भी ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करने में, या उस एलिजिबल नहीं है, आपको मतलब डिस्क्वालीफाई कर दिया जा रहा है गवर्नमेंट के एक्ट के तहत, आपके ऑडिटर का डिस्क्वालिफिकेशन हो गया, तब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो लोग होते हैं, जो जिनके पास एलिजिबिलिटी होती है फॉर बीइंग एन ऑडिटर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, वो रिकमेंड करते हैं ऑडिटर को कि आप इनको ऑडिटर बना सकते हो। तो वो तब भी क्या होगा, एक एनुअल जर्नल मीटिंग करी जाएगी, उस एनुअल जर्नल मीटिंग में आप डिस्क्लोज करोगे नाम कि कौन पर्सन है। और अगर ऐसा करने में फेल हो जाते हैं जो कंपनी के ऑफिसर्स हैं, बोर्ड मेंबर्स हैं, जो हायर अथॉरिटीज हैं बेसिकली, अगर वो फेल हो जाती हैं ऐसा कुछ करने पे, तो उनके पास फाइन भी है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जब इम्पोज करती है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि आप फेल हो गए, आप कर नहीं पाए, तो किसके पास चला गया, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ठीक है, तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो फाइन लगाएगी अगर आप नहीं काम करोगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट फाइन लगाती है
जो जितने भी ऑफिसर्स होते हैं ₹500 का, जो फेल हो गए एक ऑडिटर को अपॉइंट करने में, या कहा जाए कि उनका ऑडिटर बार बार डिस्क्वालिफाइड हो रहा है और आप विद इन द टाइम पीरियड, सर्टेन टाइम पीरियड आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो, तो उन्हें अपनी एनुअल जर्नल मीटिंग में ये डिस्क्लोज करना होता है, बताना होता है। ठीक। तो इसके लिए क्या होता है, एक रेजोल्यूशन पास होता है। रेजोल्यूशन में क्या होता है, जितने भी हायर मेंबर्स होते हैं वो साइन करते हैं। हाँ। तो ये इस रेजोल्यूशन में ये बताया जाता है कि जो अपॉइंटमेंट होगा हमारे यहाँ ऑडिटर का, वो कौन करेगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। या अगर हम कभी कभी क्या होता है कि हमारा ऑडिटर की एलिजिबिलिटी पूरी नहीं हो रही, तो हम क्या करते हैं, ऑडिटर को निकालना चाहते हैं। तो अगर हम ऑडिटर को निकालना भी चाहते हैं, तब भी उस केस में भी हमें क्या करना होगा, एक रेजोल्यूशन पास करना होगा। यानी एक कहते नहीं, सबकी सहमति लेनी होगी, एक्सेप्टेंस सबका लेना पड़ेगा कि तो ऐसा ना हो कि आपके जो बाकी शेयर होल्डर्स हैं या बाकी बोर्ड मेंबर्स हैं वो ऑब्जेक्शन करें। तो वो रेजोल्यूशन इसीलिए पास होता है, और उसमें ये देखा जाता है कि मेजोरिटी यानी जितने भी लोग हैं उनमें 50% लोग ये जिस चीज की तरफ जाते हैं, रिजेक्शन के लिए या एक्सेप्टेंस के लिए या रीअपॉइंटमेंट के लिए, ऑडिटर के जिस भी चीज के लिए तरफ जाते हैं वो एक्सेप्ट करी जाती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ये बहुत ध्यान रखती है सेंट्रल गवर्नमेंट कि भाई आपने कोई रेजोल्यूशन पास कराया, अगर आपने डिसक्वालीफाई किया अपने ऑडिटर को, या अगर आपने क्वालिफिकेशन देख ली है उसकी ठीक है, हाँ, और उसके बाद भी आप अपॉइंटमेंट नहीं करा पाए हो ऑडिटर का विद इन टाइम पीरियड 30 डेज के अंदर, ठीक है, तब भी आप रेजोल्यूशन पास करते हो कि भाई हमें दूसरा ऑडिटर चाहिए और हम फेल हो जाते हैं करने में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये अपॉइंटमेंट किया जाएगा। फाइन। फिर उसके बाद आ जाती है बात बोर्ड मेंबर्स की। यानी शेयर होल्डर्स जब नहीं कर पा रहे हैं, हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद आते हैं बोर्ड मेंबर्स। ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही है बोर्ड मेंबर्स की, कि बोर्ड मेंबर्स किस तरह कहेंगे, तो ऑब्वियसली बोर्ड मेंबर्स भी वही करते हैं, एक मीटिंग रखते हैं। एनुअल जर्नल, जो पहली एनुअल जर्नल मीटिंग होती है वो रखी जाती है, और उसमें क्योंकि पहली इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको स्टार्टिंग में ही मीटिंग में बताना होता है कि आप किसको अपॉइंट करोगे एज अ कंपनीज ऑडिटर, जो आपके एज अ कंपनीज आपकी कंपनी का ऑडिट करेगा रेगुलर टेन्योर पे और सर्टिफिकेट इशू करेगा। हम्म। तो स्टार्टिंग में जो फर्स्ट एनुअल जर्नल मीटिंग होती है आपको उसमें डिस्क्लोज करना होता है, और फिर उसके बाद 30 डेज का टाइम यानी 1 मंथ का टाइम मिलता है जब आपकी रजिस्ट्रेशन। अच्छा क्लास, हम लोगों को अगर आपको ध्यान हो तो हम लोगों ने यहाँ पे बात करी है कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस और रजिस्ट्रेशन ऑफ द बिजनेस, दोनों अलग अलग चीजें हैं। कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट अलग दिया जाता है, यानी आप अपना बिजनेस कब से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। और पहली चीज है रजिस्ट्रेशन। हो सकता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपने जो अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया है वो 1 जनवरी को करा लिया, लेकिन जब आपको कमेंसमेंट यानी जब आपको अपना बिजनेस रन कराने का सर्टिफिकेट मिला है वो 1 जुलाई को मिला है। तो ये अलग अलग डेट्स हो सकती है और हो सकता है सेम भी हो। ठीक। तो यानी जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कब से कब तक देखेंगे, जब उनकी ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन हुआ है या उनकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है उसके 1 महीने के अंदर वो क्या करते हैं, वो डिस्क्लोज कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं कि भाई कौन होगा। और अगर नहीं हो पाता और वो फिर क्या करते हैं, एक रेजोल्यूशन पास करते हैं, सबकी एक्सेप्टेंस लेते हैं, मैक्सिमम मेजोरिटी एक्सेप्टेंस लेते हैं 51% जिसको हम लोग बोलते हैं, और वो रेजोल्यूशन पास करते हैं और आप जिसे भी अपना ऑडिटर बनाना चाह रहे हैं उनको उनको इंटीमेशन लेटर भेजते हैं एक्सेप्टेंस के लिए, ताकि वो जो ऑडिटर है वो एक्सेप्ट करें। और अगर और फिर जब जो एक्सेप्टेंस लेटर भेजा जाता है ना, कहीं ना कहीं ऑडिटर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उसको बोलना है वो कब वो एक्सेप्ट कर रहा है, या अगर रिफ्यूज कर रहा है तो उसको 30 डेज के अंदर उसको भी बताना होता है कि भाई हम ये आपकी कंपनी के ऑडिटर बनना चाहते हैं या हम नहीं बनना चाहते हैं। तो वो भी इंटीमेशन देगा, वो अपने एक्सेप्टेंस या रिफ्यूजल जो भी है उसका, उसके लिए भी वो लेटर लिखेगा, और ये कंपलसरी होता है। ठीक। नेक्स्ट चीज है अपॉइंटमेंट बाय कैग। जब इन सब से फेल हो जाता है,
जब इन सबसे नहीं हो पाता है या डिसक्वालिफाइड होते हैं या हमारी कंपनी ही बैंकरप्ट हो गई या बहुत सारे और सिचुएशंस की बात करी जा रही है, जब ऐसा कुछ पाया जाता है तब क्या क्या किया जाता है, तब कैग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो ऑडिटर अपॉइंट करे। तो बेसिकली ये तभी होता है जब आपकी कंपनी में बहुत ज्यादा देखते हैं कि मतलब मिसमैनेजमेंट चल रहा है, आपकी कंपनी में बहुत ज्यादा लॉसेस हो रहे हैं, कभी टर्नओवर कुछ चेंजेस हो रहे हैं, या आपके पास बहुत सारा फंड आपने रोक के रखा है, आप अपने शेयर होल्डर्स को कुछ नहीं दे रहे हो, यानी बहुत सारी ऐसी अनसाउंड चीजें होने लगती हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में। तो जो कैग होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और वो क्या कहता है कि अपनी तरफ से एक गवर्नमेंट का, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ऑडिटर आपके ऑर्गेनाइजेशन के फंड्स, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स, एसेट्स, लायबिलिटीज, सारी चीजों का असेसमेंट करने के लिए वो रखते हैं, ठीक है। और हम लोग जब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ऑब्वियसली जिस सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब वही हो गया, वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिटर होगा जिस ऑर्गेनाइजेशन में गवर्नमेंट के 51% शेयर्स हो, यानी मेजोरिटी गवर्नमेंट की हो, तभी उनसे गवर्नमेंट कंपनी बोल पाएंगे या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन बोल पाएंगे। तो यहाँ पे उसी चीज की बात करी जा रही है। ओके क्लास, तो ये हमारा यहाँ पे अपॉइंटमेंट और क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन और एक कंपनी का ऑडिटर क्या होता है, हम लोगों ने ये सब यहाँ पे डिस्कस किया। आई होप कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। एंड क्लास, आप सबने अपने अटेंडेंस मेंशन कर दिए। अगर किसी की अटेंडेंस नहीं हुई तो प्लीज अपनी अटेंडेंस मेंशन कर दीजिए। अश्विन, पूजा, स्नेहल, ओके। क्लास, डू मेंशन योर अटेंडेंस इन द चैट बॉक्स। क्लास, अपनी अटेंडेंस मेंशन करिए प्लीज। सभी लोग करिए। अनमोल, हर्षिता, जया, मीरान हुसैन, शेफाली, श्रुति, स्वीटी सक्सेना, स्टूडेंट्स प्लीज मेंशन योर अटेंडेंस। और इसी के बिसाइड्स अगर किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट्स है तो वो पूछ सकते हैं। ओके, आई होप सबने अपनी अटेंडेंस मेंशन कर दी है। ओके, थैंक यू क्लास। ओके, एनीवन एल्स?